हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल BM's एजुकेशन क्लास 8 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यार आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर आपके आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8 की किताब से। इस चैप्टर का नाम है कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 करने जा रहे होंगे। देखिए यार, इसमें लिखा गया है इस चैप्टर को हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा, इस चैप्टर के पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और लास्ट वीडियोस मतलब जो इसके कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद एक या दो वीडियोस के अंदर इसके हर एक क्वेश्चन को, ओरल क्वेश्चन नॉट मोर देन 20, 40, 100 और थिंक एंड आंसर के क्वेश्चन को एक ही या दो वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे मेरे यार, पहले यार कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फिर स्टार्ट कर दे क्वेश्चन आंसर एक्सप्रेस सीरीज। तो चैप्टर का नाम क्या है, भूल गए हो या नहीं, याद है या नहीं मेरे यार? कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। अगर भूल गए हो तो देख लो, अगर याद है तो फिर से देख लो। चैप्टर का नाम है कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की कैसे कोलोनाइजेशन हुई, बोले तो इंडिया में कैसे। देखिए, कोलोनाइजेशन वर्ड आया है कॉलोनी से, और ये कॉलोनी बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी क्यों बनाई थी बताओ भाई? ब्रिटिशर्स थे अंग्रेज, कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे भाई। इंग्लैंड से आए थे, इंडिया में व्यापार करेंगे, साम्राज्य बनाए, तो इंडिया में तो रहना पड़ेगा ना। तो रहने के लिए इंडिया में उन्होंने बनाई थी कॉलोनी, और इस कॉलोनी बना के प्रोसेस को वो कहते हैं कॉलोनाइजेशन। तो इसी से हमारे चैप्टर का नाम है कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं यार, तो स्टार्ट करते हैं यार इस लेक्चर को। आइए सबसे पहले डिस्कस करें, इंट्रोडक्शन करें यार। आ जाइए, आ जाइए मेरे यार। अगर आप कोई और काम कर रहे हो तो सबसे पहले इस लेक्चर को देखो, फिर जाकर उस काम को करना। हर एक काम को छोड़ दीजिए, ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए यार। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 17th और 18th सेंचुरी के दौरान कब की बात की जा रही है? 17th और 18th सेंचुरी की बात की जा रही है। तब समय, उस समय इंडिया का बहुत सारा ट्रेड रिलेशन था यूरोपियन पावर्स के साथ। बोले तो यार यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का व्यापार चल रहा था, ट्रेड चल रहा था 17th और 18th सेंचुरी के दौरान। और ये जो ट्रेड हो रहा था, ये जो व्यापार हो रहा था, ये ज़्यादातर मराइन टाइम ट्रेड हो रहा था। बोले तो जहाज के थ्रू, शिप्स के थ्रू, पानी के ट्रांसपोर्टेशन वे से, वाटर ट्रांसपोर्टेशन रूट के मदद से ये हो रहा था। मेरा मराइन टाइम मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन के मदद से ये ट्रेड हो रहा था। मतलब शिप्स और जहाज़ों की मदद से जो इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड रिलेशन, व्यापार लेना देना हो रहा था, वो इसकी मदद से हो रहा था। एक समय ऐसा आया, ये यूरोपियन कंट्रीज़ के जो भी जितने भी सारे रूलर्स थे, जो कि हेड थे उन कंट्रीज़ के, उनको लगा कि यार हमें अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को, ट्रेड पॉलिसी को, आप इसको ट्रेड पॉलिसी भी कह सकते हो मेरे यार, आप इसको ट्रेड पॉलिसी भी कह सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा यार सॉफ्ट करना चाहूँगा, 5 कर देते हैं। ट्रेड पॉलिसीज़ भी आप कह सकते हो इनको। अपने ट्रेड पॉलिसीज़ को, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को वो चाहते थे कि उसको फ्रेम करना चाहते, बोले तो उनको वो न्यू बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते यार? वो चाहते थे कि हम इनको न्यू बनाएं। ठीक है, बनाना क्यों चाहते थे? आप पूछो भाई क्यों बनाना चाहते भाई, न्यू क्यों बनाना है आपको? देखिए, न्यू बनाने का कारण यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है। न्यू बनाना इसीलिए चाहते थे कि वो अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ट्रेड रिलेशन, ट्रेड पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी को रीफ्रेम फिर से बनाने की कोशिश करी। ओवरसीज ट्रेड इंटरेस्ट अगेंस्ट द फॉरेन कंपटीशन, उन्होंने, उनको लगा कि उनके अंदर एक बेचैनी हुई इस फॉरेन कंपटीशन को देखकर। देखिए, उनको लगता था कि भाई साहब हम ही हैं जो कि व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता था कि बाकी के देश भी इस ट्रेड के रूट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक कंपटीशन हो रहा है मेरे यहाँ, और उसी कंपटीशन को देख के उन्होंने सोचा कि हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए, उसमें कुछ बदलाव लाने चाहिए, कुछ चेंजेस लाने चाहिए। तो इसी को वो क्या कह देते हैं मेरे यार? मर्केंटलिज्म कहते हैं। इसी फेनोमेनन को वो कहते हैं मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म, ये मर्केंटलिज्म क्या है भाई? यूरोपियन पावर्स को लगा कि
हमें अपने ओवरसीज ट्रेड रिलेशनशिप को देखते हुए, बाकी फॉरेन कंपटीशन को देखते हुए हमें अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को थोड़ा फ्रेम करना चाहिए, उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। इसी को उन्होंने कह दिया, इस वर्ड को, इस पूरे के वर्ड को उन्होंने कह दिया भाई मर्केंटलिज्म। ये मर्केंटलिज्म से क्या हुआ मेरे यार, इस मर्केंटलिज्म का रिजल्ट क्या हुआ, इंटेंस रिवैलरी अमंग द कंट्रीज एंड रिजल्ट इन वॉर। इसके लिए यार क्या हुआ, रिवैलरी हुआ, बहुत सारे क्या होने लगे, बहुत सारे झगड़ा होने लगे, मतलब एग्रूमेंट होने लगा यार, एग्रूमेंट होने लगा लोगों में, कंट्रोवर्सी होने लगी मेरे यार, वही मीनिंग यार, कंट्रोवर्सी होने लगी, रिवैलरी होने लगी, यानी मतलब गाली गलौज होने लगी उनके बीच के अंदर बेसिकली, या नहीं ये उसको कुछ कहता, इनके बीच और उनके बीच में एग्रीमेंट्स होने लगा, कंट्रोवर्सी होने लगा मेरे यार। तो मर्केंटलिज्म से क्या हुआ, कंट्रोवर्सी, अब लिख सकते हो यहाँ पर एग्रीमेंट और कंट्रोवर्सी हुआ, और इस कंट्रोवर्सी का जो रिजल्ट क्या हुआ, इस कंट्रोवर्सी के कारण युद्ध हो गया मेरे यार, वार हो गया पूरी, क्या हो गई यार, पूरी वार हो गई। तो इसी मर्केंटलिज्म के रिजल्ट का क्या हुआ, वार हो गया। वार कहाँ पर हुआ, लैंड के अंदर होने लगा, सीज के अंदर, जमीन के अंदर, पानी के अंदर यार युद्ध छिड़ गए इस कंट्रोवर्सी के कारण, इस मर्केंटलिज्म के कारण ये सब चीज हुआ। देखिए उनको ये मर्केंटलिज्म करना नहीं चाहिए था, बट उन्होंने किया। इस फॉरेन कंपटीशन को देखते उनको लगा भाई हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट वो खुद को प्रोटेक्ट करने के अपने प्रॉफिट के लिए यार वो दुनिया में उन्होंने क्या लगा दी, युद्ध लगा दी मेरे यार, वो भी वार के अंदर, लैंड्स के अंदर और सीज के अंदर। देखिए जो पहले के पहले यूरोपियन ट्रेडर हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, वो पोर्तुगीज हुआ करते थे, वो डच हुआ करते थे, फ्रेंच हुआ करते थे, इंग्लैंड, ये सभी लोग जो हैं, तो पोर्तुगीज हो गए, डच वाले हो गए, फ्रेंच वाले हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये सभी पहले के पहले क्या थे, ये फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स में कहा जाता है। इनको याद कैसे रखोगे, PDFE, हम आपको पता ना PhD लोग करते PhD, तो PhD का H को काट देना, PD और FE, EF होता है, FE कर लेना, EF होता है ना नॉर्मली अल्फाबेट से, EF होता है, आप उसको FE कर लेना, और लोग PhD करते हैं तो H को काट के PD कर लेना। पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लैंड हो गया मेरे यहाँ, क्लियर है आपको, ठीक, इसको याद रखने का तरीका, ये यार याद रखने का तरीका है एक। नेक्स्ट टॉपिक की यार बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रेड सेटलमेंट इन इंडिया। ब्रिटिश ट्रेड सेटलमेंट की हम बात करें, ब्रिटिश ट्रेड सेटलमेंट की बात करेंगे अभी, यानी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक सिविलाइजेशन क्रिएट करनी शुरू कर दी इंडिया के अंदर, एक साम्राज्य बने। सेटलमेंट मतलब उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया मेरे यार, घर, उन्होंने हाउसेस बनाने शुरू कर दिए, अपने सेटलमेंट करने शुरू कर दिए, उन्होंने लैंड लेकर वहाँ पर उनके लिए घर बनाना शुरू कर लिए। क्लियर है आपको, ठीक। द ईस्ट इंडिया, द इंग्लिश, ये इंग्लिश की कंपनी, मतलब इंग्लैंड की अंग्रेजी की कंपनी, तो इसलिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश किया ट्रेड सेटलमेंट। क्या बनाया, ट्रेड सेटलमेंट बनाया, मतलब कंपनीज के जो, देखिए कंपनी जो भी वर्क करती है, जो भी कोई कंपनी होती है यार, जो भी कोई कंपनी होती है, वो कंपनी जहाँ भी वर्क करती है उनको ऑफिस चाहिए होता है, उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक जगह चाहिए होता है, किसी चीज़ को बनाने के लिए वो जगह चाहिए, तो इन सभी के लिए वो क्या करते हैं यार, ज़मीन खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, तो फिर उस लैंड में वो क्या करते हैं, ये सभी चीज़ें बनाते हैं। तो उनसे क्या हो, वो जो एरिया उन्होंने खरीदा, जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी, वो प्रॉपर्टी चली गई ब्रिटिशर्स के पास, तो प्रॉपर्टी चली गई ब्रिटिशर्स के पास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ट्रेड सेटलमेंट बहुत सारे किए, क्या क्या, बहुत सारे ट्रेड सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। और जो कि कौन चलाता था, ये जो ट्रेड सेटलमेंट चलाने वाले कौन थे, बाय द कंपनी रिक्रूट्स। ये रिक्रूट्स क्या होता है, देखिए रिक्रूट्स का मतलब को पता होगा, रिक्वायरमेंट होता है, बहुत सारे आजकल आप कह रहे हो ना रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट बोले तो भर्ती हो रही है मेरे यार, भर्ती हो रही है। तो उस कंपनी के अंदर जो भी जिन लोगों की रिक्वायरमेंट हुई है, जिन लोगों की भर्ती हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, उसके एम्प्लॉयज जो थे वो क्या करते थे, इन ट्रेड सेटलमेंट्स को चलाते थे। और इन्हीं ट्रेड सेटलमेंट्स को चलाने वाले जो कंपनी के रिक्रूटर्स थे, इन्हीं को ही कहा जाता है फैक्टर्स। इनको क्या कहा जाता है, फैक्टर्स। तो यार ये सभी चीज़ें मैं आपको एक बार यहाँ समझाना चाहूँगा एक पेज के अंदर यार।
एक मिनट रुकिएगा, यहाँ मैं कुछ चीज़ लिख लेता हूँ जो यार जो कि आपको मज़ा आ जाएगा चीज़ों को, देख लो भाई। देखिए मैंने क्या कहा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने यार बहुत सारी जगह खरीदी, ऑफिसेस बनाने के लिए जगह खरीदी, मैन्युफैक्चरिंग हब करने की जगह खरीदी, प्रोडक्शन करने के लिए खरीदी, हर चीज़ खरीदी। तो इन्होंने क्या किया, सेटलमेंट किया। सेटलमेंट, आप वो सेटलमेंट क्यों करते थे, जो ऑफिस क्यों खरीदते थे, मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए जगह क्यों खरीदते थे, प्रोडक्शन के लिए जगह क्यों खरीदते थे, ये जगह खरीदने का कारण क्या था, व्यापार करने के लिए यार। तो ये सेटलमेंट क्यों करते थे, व्यापार करने के लिए, बोले तो ट्रेड करने के लिए। तो इसलिए इसको हमने कहते हैं भाई ट्रेड सेटलमेंट। क्या कहते हैं हमने, ट्रेड सेटलमेंट। तो ये जो ट्रेड सेटलमेंट था, ये ट्रेड सेटलमेंट को कायम करके कौन रखता था, इसको भाई अपहोल्ड करके कौन रखता था, इसको चलाता कौन था, चलाने वाला कौन था। इसलिए हम कहते हैं यार, क्या कहते हैं, हमारे घर को हमने मम्मी चला रहे, पापा चला रहे, या फिर हमारे कोई एल्डर लोग चला, तो उसी प्रकार से जो कंपनीज की ये सभी जगह है, ये जो ऑफिस है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, प्रोडक्शन हब है, इसको चलाता कौन है मेरे यार, इसको चलाते हैं कंपनी के रिक्रूटर्स, कंपनीज रिक्रूटर्स। अब सिंपली बोलो यार, उन कंपनी के एम्प्लॉय बोल दो, उन कंपनी के कर्मचारी बोल दो, जो रिक्रूटर्स है। रिक्रूटर्स मतलब उस कंपनी में जो काम करते हैं, जिनकी भर्ती हुई है उस कंपनी के अंदर, बोले तो एम्प्लॉय, कर्मचारी। तो उन्होंने ये कंपनी चलाते हैं। तो इन एम्प्लॉयज को और इन्हीं एम्प्लॉयज, ये कंपनी के जो रिक्रूटर्स हैं, इन एम्प्लॉयज को क्या कहा जाता है आपकी किताब के अंदर, इनको कहा जाता है फैक्टर्स। इनको क्या कहा जाता है, फैक्टर्स कहा जाता है, इनको फैक्टर्स कहा जाता है यार। वापस आते हैं हमारे यहाँ पर, इनको क्या कहता है, फैक्टर्स कहा जाता है। और इसीलिए इस पूरे के पूरे सेटलमेंट को, इस पूरे के पूरे सेटलमेंट को कहा जाता है फैक्ट्रीज। यानी क्या था, यहाँ आए, ये जो फैक्टर्स लोग जहां रहते थे, ये लोग जहां यार रहते थे, ये जहां रहते थे, जहां इन लोगों ने सेटलमेंट की थी, मतलब अपनी कॉलोनी बनाई थी, जहां ये रहते थे प्रॉपर घर करके, उस एरिया को, उस पूरे एरिया को कहा जाता था फैक्ट्रीज। मतलब ये मान लो मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ पर मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोडक्शन करती है, यहाँ मान लो ये जो एक एरिया है, ये एरिया के अंदर, इस लैंड के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो क्या करती है, यहाँ प्रोडक्शन करती है। तो इस प्रोडक्शन को मैनेज करता है कंपनी के रिक्रूटर्स। रिक्रूटर बोले तो फैक्टर्स। तो यहाँ पर, यहाँ फैक्टर्स है भाई, यहाँ ये फैक्टर है, यहाँ ये फैक्टर है, ये सभी क्या है भाई, फैक्टर्स है। तो ये इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं मेरे यार भाई, यहाँ फैक्टर है, यहाँ फैक्टर है, यहाँ फैक्टर है, ये बहुत सारे जो फैक्टर्स है, बहुत सारे क्या है, फैक्टर्स है, जो कि इस कंपनी के, जो प्रोडक्शन वाली कंपनी को चला रहे हैं। तो इस पूरे फैक्टर्स के जो सेटलमेंट को, ये जो प्रोडक्शन किया गया, ये प्रोडक्शन क्यों किया गया, ट्रेड सेटलमेंट के लिए। और ये प्रोडक्शन के सेटलमेंट को चलाता कौन है भाई, फैक्टर्स, जो कंपनी रिक्रूटर्स थे। तो इसलिए इस सेटलमेंट को हम प्यार से, फैक्टर्स जहाँ रहते हैं, मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉय जिस भी सेटलमेंट को अपहोल्ड करते रखते, तो उस पूरे के एरिया को हम क्या कहते थे, फैक्ट्रीज कह देते हैं। क्या कह देते हैं यार, फैक्ट्रीज कह देते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं यार, फैक्ट्रीज कह देते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे यार, आ जाइए आगे। तो ये हो गया। अब बात करते हैं फैक्ट्रीज के बारे में, अब बात करते हैं यार फैक्ट्रीज के बारे में। तो ये फैक्ट्री क्या है, देखिए फैक्ट्री एक ऐसा जगह है, देखिए फैक्ट्री एक ऐसा जगह है, ऐसा प्लेस है जिसमें क्या है, गोडाउन्स है। गोडाउन्स क्यों है, देखिए फैक्ट्री, आप इसको ऐसा समझ लो भाई, यहाँ समझ लो, उसी पेज में चलते हैं यार, इसी पेज में आ जाइए। देखिए यार फैक्ट्री क्या है, यार फैक्ट्री एक ऐसा जगह है जिसमें क्या है, गोडाउन्स है। और क्या है यार, पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए यार फैक्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर गोडाउन्स है गुड्स के लिए,
ऑफिस है रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। यार मैंने पढ़ाया था यार, जो ब्रिटिशर्स होते थे वो अपने रिकॉर्ड को यार बढ़िया प्रिजर्व करके रखते थे। कहाँ पर? अचीव्स के अंदर, म्यूजियम्स के अंदर, तहसीलदार के ऑफिस के अंदर और कलेक्ट्रेट के ऑफिस के अंदर, लॉ कोर्ट्स के अंदर। यहाँ भाई प्रिजर्व कर, उनको लगता था ये जो रिकॉर्ड्स ये ऑफिशियल है, किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट बना के वो रखते थे। तो ये फैक्ट्रीज था ना, इस फैक्ट्रीज में एक तो वो गोडाउन्स बनाते थे, गुड्स, गुड्स मतलब सामान को रखते थे, सामान, जो सामान को बेचना है, बाहर के देशों में बेचना है, उसी देश के अंदर बेचना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, जो भी करना है वो रखते थे गोडाउन्स में मेरे यहाँ। एक था ऑफिस। ऑफिस में क्या होता है भाई, आप जिस भी कंपनी, मान लो आप किसी कंपनी में जाते हो, मान लो कोई स्टील की कंपनी है, स्टील की कंपनी, मान लो टाटा स्टील गए भाई, टाटा स्टील के अंदर स्टील प्रोडक्शन कहीं और होता है, और उस कंपनी के फाइनेंस को, कंपनी के ऑपरेशन को, उस कंपनी के डिपार्टमेंट को, उस कंपनी के जितने भी सारे सॉफ्टवेयर उसको मैनेज करने वाले जो लोग होते हैं वो अलग जगह पर होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार देखो भाई, स्टील बनाने वाली कंपनी है तो उसकी स्टील, उस कंपनी में तो स्टील तो बनेंगे, स्टील के प्रोडक्शन होगा, और उसके साथ साथ उस कंपनी ने कितना फाइनेंस में क्या क्या, उसके रिपोर्ट क्या, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, वो करने वाले भी लोग होते हैं। उस कंपनी के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले लोग होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो बैठे होते हैं। ये सभी चीज़ें होते हैं मेरे यहाँ। तो दोनों ही एक जगह के अंदर एक ही कंपनी का काम चलता है। उसी प्रकार से जो फैक्ट्रीज होते थे, जो बेसिकली आजकल हम फैक्ट्रीज वर्ड इंडस्ट्री कहते हैं मेरे यहाँ, हम इंडस्ट्री कहते हैं आजकल, फैक्ट्री वर्ड कॉमनली हम यूज़ करते हैं मेरे यहाँ। भाई वहाँ एक फैक्ट्री खोल ली, वहाँ एक फैक्ट्री खोल ली, हमारे यहाँ इतने फैक्ट्रीज है। तो फैक्ट्री में क्या है? फैक्ट्री में यार गोडाउन्स है सामान को स्टोर करने के लिए, और एक ऑफिस होता है रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। और क्या होता है भाई? रेसिडेंशियल क्वार्टर्स होते हैं कंपनी के सर्वेंट्स के लिए, यानी उस कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके लिए रहने के लिए घर होता है, क्वार्टर मिलते हैं उनको, रेसिडेंशियल क्वार्टर। हम कहते हैं ना भाई वो कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी वालों ने उसको दिया है भाई घर। जैसे सरकारी नौकरी के अंदर तो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर आप एग्जाम क्लियर कर लो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या होती है भाई, आप मान लो SBI में काम करते हो, SBI वाले आपको एक क्वार्टर देंगे मेरे यहाँ, है या नहीं। हालांकि SBI एक फैक्ट्री नहीं है, बट क्वार्टर का एग्जाम्पल देने के लिए बढ़िया था। हालांकि SBI एक फैक्ट्री है क्योंकि उनके पास सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन वाली चीज़ें, उनके पास गोडाउन नहीं है। हालांकि आप कह सकते हो कि वो पैसा स्टोर करके रखते हैं, बट वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। क्योंकि भाई साहब एक कंपनी होती है, एक फैक्ट्री होती है, वो कि जो प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये सभी काम में ज़्यादातर व्यस्त रहती है या नहीं। बैंक एक फाइनेंस कंपनी है मेरे, बैंक जितनी हो गई, SBI हो गए, SDI से फाइनेंस की कंपनी होती है। अगर मैं स्टील वाले बने, टाटा स्टील कर दूँ, रिलायंस की बात करिए, सभी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लूँ, जिंदल स्टील एंड पावर की बात कर लूँ, आरती स्टील, ये जो भी चीज़ें होती है, जितने भी स्टील वाले कंपनी होते हैं, कलिंग स्टील, ये सभी चीज़ें जो भी हैं कंपनीज है नहीं, श्याम स्टील, ये सभी कंपनीज जो भी जितने सारे, सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं मेरे यहाँ। और जो कि इनके सभी के फैक्ट्रीज हैं। और यह फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में कितने चीज़ें होती है? 3 चीज़ें होती है। क्या क्या यार? एक फैक्ट्री के अंदर यार 3 चीज़ें होती है, इसको यार ज़रूर याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कई बार। एक तो होता है गोडाउन, एक यार क्या होता है, एक तो गोडाउन होता है, यार लिख लो गोडाउन, यार ये एन था, सॉरी, इसको बढ़िया से लिख दिया। एक तो होता है गोडाउन, एक तो यह होता है गोडाउन, पहले चीज़ फैक्ट्री के अंदर गोडाउन होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है? दूसरा चीज़ फैक्ट्रीज के अंदर क्या होता है मेरे यार दूसरा चीज़ होता है ऑफिस। तीसरा चीज़ होता है रेसिडेंशियल क्वार्टर्स। ये गोडाउन्स किसके लिए होता है? ये गोडाउन सामान रखने के लिए होता है, गुड्स। ऑफिस रिकॉर्ड रखने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। रेसिडेंशियल क्वार्टर किसके लिए? कंपनीज के सर्वेंट्स के लिए, यानी कंपनी में लोग के लिए, मतलब आप बोल सकते हो एम्प्लॉयज के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ब्रिटिशर्स थी, जो ब्रिटिश थी, वो क्या ट्रेड करते, क्या सामान की ट्रेड करते यार? वो ट्रेड कर रही थी इसकी 4 चीज़ों की। सबसे पहला चीज़ है यार टेक्सटाइल का, इंडियन टेक्सटाइल का वो ट्रेड कर रही थी, इसका व्यापार कर रही थी। ब्रिटिशर्स 4 चीज़ों का क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। इंडियन टेक्सटाइल का, इंडिगो का, तीसरा स्पाइसेस बोले तो मसालों का, एंड फोर्थ इज सॉल्ट पैटरे का। इंडियन टेक्सटाइल का, इंडिगो का, स्पाइसेस मसालों का,
सॉल्ट पेटर का, इन सभी का जो ब्रिटिशर्स थे इन सभी का क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे यार, ट्रेड कर रहे थे, बोलते व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। लिख लो भाई बिजनेस, ठीक। तो चाहो तो इनको आप लिख सकते हो यहाँ साइड के अंदर में लिख लो, या नहीं लिखो भाई। तो आप क्या था भाई, इंडियन टेक्सटाइल, इंडिगो, स्पाइसेस और सॉल्ट पेटर, इसको भी आप लिख लो यार, इसको लिख लो यार एक बार, यहाँ पर लिख लो यार, एक बार लिख लो, यहाँ पर लिख लो, इस चीज़ को देख लो यार। जो ब्रिटिशर्स थे ना, देखिए यार ये चैप्टर बहुत डिटेल से जाएगा, क्योंकि अभी मैं इनका क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा यार, ठीक है। इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एक साथ। बट अभी कॉन्सेप्ट को यार बढ़िया समझ लो यार, कॉन्सेप्ट बढ़िया समझा रहा है। ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट करके, इनको यार ज़रूर याद करना, क्योंकि यार आपको तो इसे लेक्चर देख रहे चीज़ें याद ही हो जा रही होगी, क्योंकि आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। एक चीज़ को 2-3 बार बोल रहा हूँ तो आपको यार याद हो जा रहा होगा। तो जो ब्रिटिशर्स थी यार, ये 4 चीज़ों का ट्रेड कर रही थी। कितने चीज़ों का यार? 4 चीज़ों का यार। क्या क्या बताओ यार? इंडियन टेक्सटाइल का, स्पाइसेस, साल्ट पैट्रे एंड क्या था, इंडिगो। इसको याद रखो, ईज। हम कहते हैं ना राम इज ए गुड बॉय, तो ये ईज याद रखना। इस आई का स्क्वायर कर देना, एस का स्क्वायर कर देना। आई से 2 चीज़ याद रखना, इंडियन टेक्सटाइल, इंडिगो। एस से यार 2 चीज़ों का याद रखना, क्या मेरे यार, स्पाइसेस, मसाले और साल्ट पैट्रे। इसको याद रखना, आइस, ईज। ईज का डबल ईज डबल ईज। पर राम इज ए गुड बॉय भाई, इज हालांकि इंग्लिश में नहीं होता, बट आपको याद रखना है ऐसे। ये क्या है? इज का स्क्वायर, इज IS। ठीक है यार। तो ये चीज़ें थी, हुआ करती थी यार। आ जाओ यार। तो यार जो पहली, यहाँ एक और चीज़ लिखी है, द एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री। जो ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई थी, गुजरात के अंदर। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको मैं डब्बा बनाऊंगा यार। सूरत के अंदर, सूरत के गुजरात में, सॉरी उल्टा बोलते हैं, गुजरात के सूरत में सबसे पहला ट्रेड फैक्ट्री बनाया गया था बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बोले तो अंग्रेजों के द्वारा। याद रहेगा ये चीज़? याद रहेगा। MCQ आ सकता है, वन ओरल क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद कहाँ सेटलमेंट होती है, मतलब इसके बाद कहाँ फैक्ट्रीज बनती है? इसके बाद फैक्ट्रीज बनती है मद्रास के अंदर, बॉम्बे के अंदर। हालांकि आजकल बॉम्बे को हम क्या कहते हैं? मुंबई कहते हैं मेरे यार। कलकत्ता के अंदर, पहले, अब तो कोलकाता कहते हैं, पहले इसको कलकत्ता कहा जाता था। इसीलिए आप देखोगे यार, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है, पुराने यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया के अंदर, उनके ना जो कॉलेज है, उनके नाम आज भी यही है। जैसे कि हम नहीं कहते यार IIT मुंबई नहीं कहते, हम IIT बॉम्बे कहते हैं मेरे यार। तो उसी प्रकार से यार हम IIM कोलकाता नहीं कहते, IIM कलकत्ता कहते हैं मेरे यार। तो पुराने नाम से तो पुराने नाम को यूज़ किया जाता है। जैसे कि आज तक भाई मद्रास नहीं है, आज मद्रास चेन्नई हो चुका है, बट आज तक वहाँ एक कॉलेज IIT इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो आज तक उसका नाम IIT मद्रास है। आज तक वो IIT चेन्नई नहीं हुआ है। क्यों नहीं है भाई? पुराना नाम है, मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पुराना नाम को क्यों मिटा दे, है या नहीं? उसी प्रकार से तो द फ्रेंच ऑल्सो एस्टेब्लिश इस ट्रेड। देखिए मैंने क्या कहा था, आपको ये चीज़ याद रहेगा। यहाँ पर जो फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो कौन थे? पोर्तुगीज़ थे, डच थे, फ्रेंच थे, इंग्लैंड थे। तो इंग्लैंड की बात तो खत्म है। इंग्लैंड ने कहाँ कहाँ ट्रेड चलने लगा? सबसे पहले गुजरात के सूरत के अंदर किया, सबसे पहले सूरत के अंदर किया गया, नेक्स्ट कलकत्ता, सॉरी नेक्स्ट मद्रास, नेक्स्ट बॉम्बे, नेक्स्ट क्या, कलकत्ता। फिर उसी प्रकार से वहाँ पर फ्रेंच, उसके बाद ही इंग्लैंड के बाद भाई फ्रेंच लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? फ्रेंच लोगों ने अपने ट्रेड को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर। तो यार इसको सबसे पहले आप लिख लो यार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिखो यार इनको। ये यार इंपॉर्टेंट चीज़ अगर लिखोगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ये यार इंपॉर्टेंट चीज़ एक न्यू पेज के अंदर इनको लिखना ज़रूरी है। इसको हम यहाँ ले आते हैं यार, आ जाइए मेरे यार, इनको लिखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लिख लो यार, ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट, सबसे पहला अपनी ट्रेड सेटलमेंट, देखिए TS लिखता हूँ, ट्रेड TS बोले तो ट्रेड सेटलमेंट कहाँ क्या था? सूरत के अंदर। सूरत कहाँ यार? गुजरात स्टेट के अंदर सूरत है। इसके बाद कहाँ क्या था? इसके बाद मद्रास,
नेक्स्ट बॉम्बे। यार नेक्स्ट नेक्स्ट क्या भाई बताओ? कलकत्ता। यार बताओ क्यों नहीं बताते यार, क्या हालचाल? यार अगर रिकॉर्डेड होता तो मज़ा आ जाता, मतलब लाइव होता, ये तो रिकॉर्डेड है यार। अगर लाइव आपके साथ होता तो मज़ा आ जाता। हालांकि हम लाइव नहीं ले सकते अभी, लाइव नहीं इसलिए ले सकते क्योंकि यार चैनल के अंदर उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है कि यार हम लाइव ले लें, नहीं तो यार लाइव लेते। ठीक, फिर से आपस आइए। अभी बात करते हैं यार किसकी, फ्रेंच लोगों की बात करते हैं, फ्रेंच लोगों की। तो यार फ्रेंच लोगों ने, ये तो भाई इंग्लिश की बात नहीं, मतलब अंग्रेजों की बात है। फ्रेंच लोगों ने कहाँ सेटलमेंट किया था? क्योंकि फ्रेंच लोगों ने पौंडीचेरी, माहे, चंदरनगर, देन काराकाइल, काराइकाइल, यहाँ पर अपने सेटलमेंट बनाए थे। क्या क्या? पौंडीचेरी, माहे, चांदरनगर और काराइकाल। तो फ्रेंच लोगों की थोड़ी सी बात कर ले। फ्रेंच लोगों ने कहाँ की थी अपने ट्रेडिशनल? पौंडीचेरी, चंद्रानगर और माहे, और एक और क्या था मेरे यार, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं यार, चंदरनगर और कराईकाल। कराईकाल, ये चंदरनगर है, ठीक है, चंदर। ये चार चीज़ों में फ्रेंच लोगों ने की थी और इन चार लोगों में हमारे ब्रिटिशर्स ने की थी। The disintegration of Mughal empires in India provided the ideal condition of English and trading companies to settle in India. The disintegration of Mughal empires in India provided the ideal condition. देखिए जो मुगल एम्पायर्स के बीच में एक डिसकंडीशन, मतलब मुगल एम्पायर चाहते थे भाई साहब यहाँ पर कोई आए पैसा खर्च करे, तो उनके डिसइंटीग्रेशन के कारण, उनके पावर को लूज करने के कारण उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा भाई हमें अगर ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें इनके सेटलमेंट को इंडिया के अंदर बढ़ावा देना पड़ेगा। किनके सेटलमेंट को भाई? इंग्लैंड के और फ्रेंच के सेटलमेंट। बल्कि यहाँ पर यहाँ था कि यार जो इंग्लिश थे और जो फ्रेंच थे, इनके ट्रेड राइवल्स थे, मतलब इनके अंदर कंट्रोवर्सी था, नॉट ओनली इन यूरोप बट ऑल्सो इन इंडिया। देखिए जो फ्रेंच थे और जो इंग्लिश वाले थे, अंग्रेजी थे, अंग्रेज लोग थे इंग्लैंड वाले, और जो हमारे फ्रेंच लोग थे, इंग्लिश वाले और फ्रेंच लोगों के अंदर भाई कंट्रोवर्सी था, एग्रीमेंट था इनके अंदर भाई, इनकी पड़ती नहीं थी। ये एक दूसरे जलते थे, इनकी पड़ती नहीं थी मेरे यार, ठीक है, एक दूसरे से पड़ती नहीं थी भाई। यूरोप में जब थे तब भी नहीं पड़ती, अब भारत के अंदर है, इंडिया के अंदर, तब भी नहीं पड़ती है। तो इससे क्या हुआ? अगर मैंने क्या कहा था, यहाँ पर एक चीज़ मैंने पढ़ी थी अभी कि ये जो मर्केंटलिज्म के कारण क्या हुआ? इंटेंस रिवाली हुआ, मतलब एग्रीमेंट हुआ, कंट्रोवर्सी, और इस कंट्रोवर्सी के कारण क्या हुआ? भाई युद्ध हो गया। तो वही चीज़ तो यहाँ भी तो हो रही है भाई, यहाँ पर भी तो इंग्लिश लोगों का, फ्रेंच लोगों का क्या हो रहा है? कंट्रोवर्सी हो रहा है, रिवैल्री हो रहा है। तो इस रिवैल्री का रिजल्ट क्या होगा भाई? वार, युद्ध होगा। तो भाई युद्ध हुआ, कैसा युद्ध का नाम क्या था? याद रखना पड़ेगा। तो युद्ध का नाम था एंग्लो फ्रेंच वार, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार। और इसी एंग्लो फ्रेंच वार को कहा जाता है कार्नेटिक वॉर्स 1744 टू 1764। यानी जो एंग्लो फ्रेंच वार है उसका एक और नाम है कार्नाटिक वॉर, जो कि 1744 1764 तक चला है। इंग्लिश कॉल्ड कोरमंडल कोस्ट आज कार्नाटिक। ये भाई इसका नाम कार्नाटिक क्यों हुआ है? इसका नाम कार्नाटिक वार का नाम क्यों है? क्योंकि जो इंग्लिश लोग थे वो कोरमंडल कोस्ट, हमारे इंडिया के अंदर एक जगह है उसका नाम कोरमंडल कोस्ट है, उसको वो कार्नाटिक रीजन कहते थे। ये कार्नाटिक रीजन में ये जो युद्ध था, ये कार्नाटिक रीजन में लड़ा गया था। जैसे कि हम कहते हैं ये कारगिल के अंदर वो युद्ध लड़ा गया था, उसको कारगिल वार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कारगिल वार कहते हैं मेरे यहाँ, क्योंकि वो कारगिल जगह पर लड़ी गई थी। जो युद्ध था इंडिया और पाकिस्तान का, वो कारगिल के अंदर लड़ा गया, तो सिर्फ कारगिल वार कहते। तो उसी प्रकार से कार्नाटिक रीजन जो कोरमंडल कोस्ट था उसको ब्रिटिशर्स क्या कहते थे?
कार्नाटिक रीजन, तो कार्नाटिक रीजन के अंदर जो थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार लड़ा गया था, जो 3 एंग्लो फ्रेंच वार लड़ा गया था, उसको इसलिए वो कार्नाटिक वार कहते थे, क्योंकि वो उसी प्लेस में लड़ा गया था। जैसे कारगिल वार कारगिल जगह पे लड़ा गया था, उसी प्रकार से। तो यार अभी इतना रहने देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी मैं लेके आया था इस चैप्टर के अंदर। द फर्स्ट, मैं ये भी चीज़ें लेके आया था, फर्स्ट कार्नाटिक वार, नेक्स्ट सेकंड कार्नाटिक वार, थर्ड कार्नाटिक वार, कंक्लूजन, कॉम्पोजिशन ऑफ आर्मी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। नेक्स्ट पार्ट भाई, अभी अभी बहुत चीज़ें पेंडिंग रह गई मेरे यार भाई, इनको हम नेक्स्ट क्लास से कवर कर लेंगे यार, ये नहीं हो पाए यहाँ पर। तो ठीक है यार, इनको नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट करेंगे। तो आपको जो नोट्स मिलेंगे वो यहीं तक का मिलेंगे, जो आपको यार जो नोट्स मिलेंगे, ये जो नोट्स मिलेंगे आपको यहाँ तक ही मिलेंगे, ठीक है। और आ जाइए यार, ये जो प्लेलिस्ट है यार आपकी प्यारी सी प्लेलिस्ट, आवर वर्ल्ड देन एंड SST क्लास 8 हिस्ट्री है, इसके अंदर ज्योग्राफी, इस प्लेलिस्ट को विजिट करते रहना, क्योंकि यार हर एक चीज़ आपके सीरीज से रिलेटेड यहीं पर है, हर एक वीडियोस यहीं पर है, हर एक चैप्टर का। अगर आपने कोई मिस कर लिया है, देखा नहीं है, तो इस प्लेलिस्ट में जाओ, जिसका लिंक यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाना देख लेना यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो, जितना हो सके यार। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल ग्रुप के अंदर भाई शेयर कर लो, शेयर कर लो, उनको कहो कि भाई शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और चैनल के अंदर कमेंट करो इस वीडियो के अंदर क्या डाउट है भाई। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना, अगर डाउट नहीं है तो बताना सर ऑल डाउट्स क्लियर। तो यार मिलते हैं, तब तक के लिए यार थैंक यू।